हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चलती होगी और आप सभी ठीक भी होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले आज जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं 250 वर्ड में लिखूंगा, जो 15 मार्क का क्वेश्चन है। और आज की डेट है 5 अक्टूबर और वेडनेसडे है आज। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन फार्मिंग। मतलब जो एग्रोकेमिकल्स में हम जो फार्मिंग में जो हम यूज़ करते हैं एग्रोकेमिकल्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, उनका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर क्या पड़ता है उसको देखेंगे। और सजेस्ट मेजर टू हाउ इंडिया कैन अटेंड सस्टेनेबल फार्मिंग। और उसके बाद कुछ उपाय बताएंगे कि इंडिया अपनी सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ कैसे मूव कर सकता है। तो मैं इस आंसर को पहले आंसर राइटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब करते हैं अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट। फाइनली मेरी आंसर राइटिंग एंड हो चुकी है और अब मैं इस आंसर को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और जानिए कि इस आंसर में क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ है जो आप डाल सकते हो। और सजेस्ट में आपके पास कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं इस आंसर को, है ना। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया है, तो अब आंसर देख लेते हैं। इंडिया करंटली पेस्टिसाइड मार्केट है ना, सॉरी मार्केट है, मार्केट इज 222 बिलियन। मतलब जो इंडिया का जो पेस्टिसाइड मार्केट है ना एग्रोकेमिकल्स में, वो 202 बिलियन रुपीज़ है इन टर्म ऑफ इंडियन रुपीज़ में 212 बिलियन रुपीज़ का जो है हमारा अभी पेस्टिसाइड मार्केट है। और जो कि एक रिपोर्ट हमें बताती है, और ये इंक्रीज़ हो जाएगा। एक रिपोर्ट बताती है कि ये इंक्रीज़ हो जाएगा फिजिकल ईयर 2027 तक ये 320 बिलियन हो जाएगा, जो कि एक कंसर्न वाला विषय भी है, क्योंकि लैंड तो हमारे पास वही रहेगी। तो फिर पेस्टिसाइड का मार्केट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हम पेस्टिसाइड का बहुत ही ज़्यादा ओवर लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं ना। अब देखते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड कंज्यूमर आल्सो। मतलब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड वाइड और कंज्यूमर भी हम सबसे ज़्यादा। और उसके बाद मैंने लिखे इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिखने थे कि इम्पैक्ट लिखने थे और उसके बाद मेजर्स तो बताने थे। तो अब इम्पैक्ट में हमेशा बुरे ही मत लिखिए, कुछ अच्छे भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहले लिखा है इम्पैक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन फार्मिंग, पहले लिखा है गुड इम्पैक्ट। अब गुड इम्पैक्ट क्या क्या है हमारे एग्रीकल्चर पर, इस मतलब ये जो हम एग्रो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो इनके हमारे जो फार्मिंग सेक्टर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले गुड इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इट इंक्रीज ओवर प्रोडक्शन क्वांटिटी, है ना, क्वालिटी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, क्वालिटी है ना। प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाता है और क्वांटिटी बढ़ाता है, इसलिए इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वर्ल्ड वाइड हम एक्सपोर्ट करने में कैपेबल हो जाएंगे और हम स्टेबल भी हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इंडिया में लाई करती है। तो उसका पेट भरने के लिए भी तो हमें अनाज चाहिए। तो उसके लिए हम खुद पर रिलाई करेंगे, ना कि दूसरी कंट्रीज़ पर। जैसे कि शुगर केन और राइस के मामले आपने देखा होगा कि इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन करता है, मतलब ये प्रोडक्शन करता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे राइस के प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, है ना। दूसरा मैंने लिखा है इंक्रीज फार्मर इनकम। मतलब फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, अगर हमारी क्रॉप ज़्यादा होगी तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। उसके बाद क्वालिटी क्रॉप्स हैज़ बीन इंक्रीज, मतलब क्वालिटी वाले क्रॉप भी बढ़ेंगे। मतलब क्वालिटी आएगी, हमारे जो फसल लगाएंगे उसमें जो बीमारियां नहीं लगेगी, इसके कारण क्वालिटी वाले सीड्स हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद सेव क्रॉप्स फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया से हमारी जो क्रॉप्स है उसको भी बचाएंगे। जैसे कई सारे कीटनाशक के पेस्टिसाइड्स है जो हम छिड़कते हैं, जिसके कारण हमारे जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। साथ में मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट में पहले लिखा है कि ओवर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स हैज़
डिक्रीज सॉइल हेल्थ, मतलब जो सॉइल की जो हमारी हेल्थ है वो डिक्रीज कर देता है एग्रो केमिकल्स का अगर ओवर यूज़ किया जाए तो। उसके बाद ओवर यूज़ ऑफ यूरिया, हम यूरिया को बहुत ही ओवर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम टोटल जो इंपोर्ट करते हैं उनमें 55% ओनली यूरिया होता है। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी गोज डाउन, सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। इसी में चौथा देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, मतलब एनिमल और ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके वो ऊपर भी एक इम्पैक्ट डालेगा अगर ओवर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज पॉवर्टी बाय द टाइम, मतलब इंक्रीज पॉवर्टी बाय द टाइम, क्योंकि अगर फार्मर्स की क्रॉप अगर फर्टिलिटी लॉस होगी सॉइल में अगर ओवर यूज़ के कारण, तो उसके बाद में फिर क्रॉप भी कम होगी, और क्रॉप कम होगी तो फार्मर्स की इनकम जो है वो ड्रास्टिकली फॉल होगी, है ना। इसके लिए तो फार्मर की जो पॉवर्टी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद वे फॉरवर्ड, अब इसके वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले मैंने इसमें लिखा है कि नेशनल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 एंड 1971, ये हमारे देश में एक प्रॉपर एक एक्ट है जिसके थ्रू हम पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। उसके बाद है मतलब एग्रो फर्टिलाइजर्स जो भी होते हैं उनको करते हैं ना। उसके बाद दूसरा है इंक्रीज ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे मुड़ना चाहिए, जैसे कि सिक्किम हमारा एक पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है। उसके बाद तीसरा है मैंने रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ एग्रो केमिकल्स, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से हमारे एग्रो के केमिकल्स जो है उनके सारे ऊपर है ना। उसके बाद है एग्रीकल्चर अवेयरनेस इन फार्मर्स, मतलब फार्मर के अंदर एग्रीकल्चर अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो कृषि अनुसंधान केंद्र है ये भी खोलने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जाकर लोग जो है वो पता कर पाए कि मतलब उनकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, और उन्हें कौन कौन से पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता है, कौन से फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, क्या क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएगी। उसके बाद मैंने लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखा है कि लॉन्ग टर्म इट डिक्रीज ओवर सॉइल क्वालिटी एंड मोर रिलायबिलिटी ऑन अदर कंट्रीज, मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है उनको रिड्यूस कर देगा और हमारी रिलायबिलिटी जो है वो अदर कंट्रीज पर बढ़ा देगा। इसलिए मूव ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग, इसलिए हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ मुड़ना चाहिए, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा आंसर, और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ इस आंसर के साथ साथ आपको केवल आंसर से नहीं लेकिन आपका कुछ टॉपिक भी तैयार होता होगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, इसके साथ आपको नए नए पॉइंट मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को कंपाइल भी कर सकते हैं। तो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको अगर वो मिलेंगे तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी, और आपका कुछ टॉपिक है, कुछ बचे हुए जो टॉपिक है आपके वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।